हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आज इकाई 14 से जो 20 का हमारा क्रम चल रहा था, तो आज उसका जो अगला टॉपिक है वो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बिना देर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आज संभवतः शायद पूरा का पूरा जो अपना 14 से 20 है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी भी बहुत सारी यूनिट बची हुई हैं, लेकिन कोशिश आज हम ये करेंगे कि आज आपका एक वीडियो में ही इसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो 14 से जो 20 है इसकी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी एक ऑफ़र आज हमने दे रखा है कि इकाई 12 से लेकर के इकाई 20 तक की जो PDF है वो आपको मात्र 99 रुपये में दी जा रही है। ठीक है, तो आप इसको ख़रीद सकते हो। हमारा नंबर हम बार बार इस पर प्रदर्शित करते रहते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी हमारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर भी हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हम देर ना करते हुए करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये राजेश जोशी के द्वारा लिखा गया है। इनका जीवन परिचय हम लोगों ने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझा है, इस वजह से हमने इनका यहाँ पर डिटेल नहीं लिखा है। हम सीधे बच्चे काम पर जा रहे हैं इसके प्रश्नों पर चलते हैं। और वास्तविकता में ये देखिए, बच्चे जो काम पर जा रहे थे, यहाँ पर कभी ने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं, तो उसके बारे में उन्होंने एक कविता लिखी थी। ठीक है, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, बच्चों का काम पर जाना किसके समान है? कवि भाई, अब देखिए आपको बिल्कुल चलना है किससे, कवि के आधार पर चलना है ना। बच्चों का काम पर जाना किसके समान है? एक हादसे के समान, एक बुराई के समान, एक पागलपन के या एक लहर के समान। तो आप कह सकते हैं कि बच्चों का जो है काम पर जाना ये एक हादसे के समान है। किसके समान है? हादसे के समान। सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हमारा किस ओर खैया उदासीन, सॉरी खैया नहीं है, ये रवैया है यहाँ पर। ठीक है, मिसप्रिंट, या फिर ये मान करके चलिए थोड़ा सा लिपि के आधार पर ये थोड़ा सा जुड़ गया है नीचे से। तो हमारा किस ओर रवैया उदासीन बना रहता है? अमीर बच्चों की ओर, गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर, हादसों की ओर, या फिर सभी? तो हमारा जो रवैया है वो किस ओर उदासीन बना रहता है? तो गरीब और श्रमिक बच्चों की ओर हमारा जो रवैया है वो उदासीन बना रहता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो ये कोई भी बता सकता है, नाम से ही कविता का काम पर जा रहे हैं। इसके बाद है चौथा, यह कविता किसके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है? कवि के बाल्यकाल की घटना पर, देश की भावी पीढ़ी की ओर, या देश के गरीब तबकों के बच्चों की ओर, या भुखमरी और अशिक्षा की ओर? तो ये किसके इर्द गिर्द घूमती हुई दिख रही है हमें? तो ध्यान रखना, इसका हमारा हो जाएगा C नंबर, यानी कि देश के गरीब तबकों के बच्चों की ओर। ये कविता उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है कवि को। इसके बाद है पांचवा, सुबह के समय सड़कों पर क्या छाया हुआ था? धुआं, अंधेरा, कोहरा और धूल। तो भाई ठंडी का समय चल रहा था, तो उस समय क्या छाया रहता है? कोहरा छाया रहता है। तो पांचवे का यहाँ पर जो आंसर है वो C हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आज हम लोग स्पीड में करेंगे। स्पीड में इसलिए करेंगे क्योंकि भाई अब देखिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो बार बार बच्चों को वेट करना पड़ रहा है, इस वजह से आज हम जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे एक ही वीडियो में। इस वीडियो को आप मैराथन समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। कवि सर्दी की एक ठिठुरती सुबह क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया था? सड़क किनारे बच्चा पड़ा था, अत्यधिक ठंड में कई बच्चे बैठे हैं, कुछ बाल मजदूर जा रहे थे, कुछ लोग बिना कंबल ओढ़े हैं। तो सड़क किनारे बच्चा पड़ा था, ये आप फिर से पढ़िए इसको। कवि सर्दी की एक ठिठुरती सुबह क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि भाई बच्चे क्या करने जा रहे हैं? कुछ बाल मजदूर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। C नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 7वें प्रश्न पर, बच्चों को अपने विकास के लिए किसका अवसर मिलना चाहिए? खेलने कूदने का, पढ़ने खेलने का, सोने का, या खाने का? तो देखिए, बच्चों को किसका अवसर मिलना चाहिए? पढ़ने और खेलने का। खेलने कूदने, भावुकता मत हो जाना है ना, भावुक नहीं होना है पेपर में, बढ़िया से पढ़ना है। खेलने कूदने का ही अवसर नहीं मिलना चाहिए, यानी पढ़ने और खेलने दोनों का अवसर मिलना चाहिए, यानी कि वहाँ पर B आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, कवि के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबें किसने खा ली? कवि के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबें किसने खा ली? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दीमकों ने, मतलब कवि ऐसा कह रहा है
क्या हमारा जो भारत है या हमारा जो समाज है इसमें कोई किताबें नहीं बची हैं? क्या इनकी किताबों को दीमक खा गया है जो बच्चे पढ़ने की बजाय काम पर जा रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे है 9वां। कवि कहाँ राहत की सांस लेता है? जब वह समाज को झकझोर देता है, जब वह खाना खा लेता है, जब वह देखता है कि सारे आंगन, स्कूल, किताबें अपने अपने स्थान पर हैं, बच्चे काम पर जाना बंद कर देता है। तो राहत की सांस कवि कब लेता है? भाई कवि के मन में बहुत सारी बातें आ रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि जो मदरसों की इमारतें हैं वो ढह गई हों, ठीक है, किताबों को दीमक लग गया हो, इस तरीके के उसके विचार आ रहे थे। तो उसने राहत की सांस कब ली? जब वह देखता है कि सारे आंगन, स्कूल, किताबें अपने अपने स्थान पर हैं। सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, बच्चे किस कारण बचपन में ही काम पर जा रहे थे? अनाथ होने के कारण, बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, या फिर डी नन। तो यहाँ पर जो आपका सही है वो है गरीबी के कारण बच्चे कहाँ जा रहे थे? काम पर जा रहे थे। आगे हम 11वें की बात करेंगे। कवि के अनुसार बच्चों का काम पर जाना कैसी स्थिति है? सुखद स्थिति है, भयानक स्थिति है, गंभीर है, या फिर नीरस है? तो भाई कवि के अनुसार आपको बताना है। अपने अनुसार आप लोग लगाओगे तो गलत लगा दोगे, कभी कभी गंभीर लगा दोगे, कोई नीरस लगा देगा, लेकिन वास्तविकता में इसका जो सही आंसर है कवि के अनुसार उन्होंने भयानक बताया है कि ये स्थिति कैसी है? भयानक है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है एक शब्द आया है हस्ब मामूल का क्या अर्थ है? इनकी कविता में एक शब्द आया है हस्ब मामूल। तो यहाँ पर ध्यान रखना, तो 12वें का हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत, यानी कि जो भी मदरसे हैं, जो इमारतें हैं, वो सब की सब अपने यहाँ पर क्या हैं? अपनी जगह पर यथावत हैं। ठीक है, तो यहाँ हस्ब मामूल का मतलब होता है यथावत, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न उठा करके वहाँ पर रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों को काम पर जाते देख कवि के मन में कैसे भाव मरते हैं? करुणा के, चिंता के, आवेग के, किसके भाव मरते हैं? तो ध्यान रखना, जब बच्चों को काम पर जाते देख तो कवि के मन में कैसे भाव मरते हैं? तो यहाँ पर 13वें की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कैसे भाव मरने चाहिए? तो यहाँ पर देखिए करुणा के भी उमड़ते हैं, चिंता के भी उमड़ते हैं, आवेग के भी उमड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑल यहाँ पर सही आंसर है। अगला है, यह कविता देश में विद्यमान किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डालती है? श्रमिक वर्ग का शोषण, निरक्षरता, बाल मजदूरी और बेरोजगारी। तो अब इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये जब बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये किस समस्या पर प्रभाव डाल रही है या प्रकाश डाल रही है? तो बाल मजदूरी पर ये प्रभाव डाल रही है या प्रकाश डाल रही है। ठीक है, अगला है 15वां, बच्चों के खिलौने कहाँ दब गए? अब कवि ने देखिए वर्णन किया है तो कवि के अनुसार क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। मिट्टी के नीचे, मकान के नीचे, मैदानों के नीचे, या काले पहाड़ों के नीचे। तो जो कवि हैं उन्होंने कहा है कि क्या बच्चों के जो खिलौने हैं वो काले पहाड़ों के नीचे दब गए हैं, जो बच्चे खेलने की बजाय काम पर जा रहे हैं? तो यहाँ पर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ेंगे, 16वां क्वेश्चन है कि बच्चों पर किसका बोझ नहीं डालना चाहिए? रोजी रोटी कमाने का, पढ़ाई करने का, खाना बनाने का, या सभी? तो आप ऐसा मत बोल देना कि यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। वास्तविकता में सही हो जाएगा क्या? कि रोजी रोटी कमाने का बच्चों पर बोझ नहीं डालना चाहिए। ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और 17वां है, बाल मजदूरी किसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है? परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, या माता पिता के लिए? तो देखिए अगर हम माता पिता, परिवार इन सब को लगाते हैं, इससे अच्छा है कि पूरा का पूरा हम क्या लगा दें? समाज के लिए ये क्या है? एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 18वें पर, कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है? जातिगत भेदभाव, ऋण में डूबना, बाल मजदूरी, या फिर नन। तो यहाँ पर कवि के अनुसार सबसे भयानक स्थिति क्या है? तो बाल मजदूरी हो जाएगा। कौन सी भयानक स्थिति हो जाएगी? बाल मजदूरी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 18 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 से लेकर के 20 तक की जो PDF है, 12 से लेकर के इकाई 20 तक की जो PDF है वो एकदम से आपको 99 रुपये में मिल रही है। ठीक है, ये ऑफर चल रहा है। 99 में आपको तीनों PDF 12, 13 और 14 से 20 तक की इस तरीके की PDF है। नीचे प्रत्येक पेज पर नीचे आपको ऑप्शन के आंसर दिए गए हैं। ठीक है, बेस्ट PDF बनी है, 700 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अभी समय है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, कवि के हताशा और निराशा का कारण क्या है? कवि के हताशा और निराशा का कारण क्या है? बेरोजगारी,
गरीबी, बाल मजदूरी, जातिगत भेदभाव। तो 19 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बाल मजदूरी। हताश क्यों हुआ, कवि निराश क्यों हुआ? क्योंकि वह बाल मजदूरी देख रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देख रहा है कि मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे किस तरह लिखा जाना भयानक है? विवरण की तरह, गजल की तरह, कविता की तरह और कहानी की तरह। भयानक किसकी तरह है? भयानक क्यों है? तो ध्यान रखना, विवरण की तरह लिखा जाना इसे क्या है? भयानक हो सकता है। वास्तविकता में इसे विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इसे तो प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कवि ने कहा है। आगे है, गेंद कहाँ गिर गई है, मतलब गेंद कहाँ पर गिरी बताई है। तो गेंद बताई है उन्होंने कि गेंद कहाँ? अंतरिक्ष में गिर गई है क्या? जो बच्चे खेल नहीं रहे हैं, है ना। तो 21 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की इस दयनीय स्थिति के बारे में क्या प्रश्न होना चाहिए? बच्चों से काम कराना चाहिए, बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो देखिए इस जिक्र हम कर चुके हैं इसका, तो यहाँ पर आपका सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 23वां क्वेश्चन है कि मदरसों की इमारतें कहाँ ढहने, यहाँ पर ढहने लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है? ढहने की बात की है। तो मदरसों की इमारतें कहाँ ढहने की बात की है? तो भूकंप में, बाढ़ में, या बौथ, या फिर आपका नन। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो भूकंप में। कवि ने कहा है कि क्या भूकंप से मदरसों की इमारतें ढह गई हैं, जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। इस बात का थोड़ा सा भैया विशेष ध्यान रखा करो। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है। वास्तविकता में जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो एकदम पंखा बंद करके हम लोगों को बनानी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो सरसराहट की आवाज़ आपकी बहुत आएगी, पंखे की आवाज़ आएगी, तो एकदम पसीने से हम लोग तर हो जाते हैं, तब जा करके एक वीडियो बन पाती है। ठीक है, तो इस मेहनत को थोड़ा सा भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा घर की याद। अगला कौन सा है? घर की याद। और घर की याद के जो कवि हैं, अब देखिए हमने कवियों को भी इसमें ऐड किया है, लेकिन अभी जो काम पर जा रहे थे इसके कवि को हमने ऐड नहीं किया था। तो घर की याद किसका है? भवानी प्रसाद का है। देखिए यहाँ पर भवानी में ही लगा है भवन, याद कैसे करोगे आप कि घर की याद किसको आएगी? भवन। भाई भवन और घर की याद एक ही है ना। जन्म हुआ था इनका 1913 में, निधन हुआ था इनका 1935 में, सॉरी 1985 में, है ना, 85 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। 1942 में ये जेल गए थे। ठीक है, 1942 में कहाँ गए थे? ये जेल गए थे, और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ये जेल गए थे। तो इसी जेल के दौरान इन्होंने ये कविता लिखी थी, कौन सी? घर की याद। ठीक है, इनको कविता का गांधी कहा गया है। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, इसलिए इनको कविता का गांधी भी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और घर की याद से हम भैया चलेंगे। तो घर की याद शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सबसे पहले यही बता दीजिए। तो अभी हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर सी नंबर आप क्या करेंगे? सही कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, घर की याद किस मौसम में रचित कविता है? अब घर की याद किस मौसम में रचित कविता है ये आपको बताना है, यानी किस मौसम में घर की याद कविता रची गई थी। तो ध्यान रखना, वो मौसम चल रहा था वर्षा ऋतु का। कौन सा चल रहा था? वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा था। आगे बढ़ेंगे, घर की याद किस मौसम में रचित कविता है? तो भाई यहाँ पर भी 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, कवि को जेल में क्यों बंद कर दिया गया था? तो बस आपको यही है पहला आपका कि सन 1942 के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, इस वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? नदी की धारा से, झरने के प्रवाह से, कवि के प्राण और मन के घिरने से, रात भर जागने वाले आदमी से। तो यहाँ 5वें का जो सही आंसर है वो है कवि के प्राण और मन के घिरने से तुलना की है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर कर लेते हैं, जिससे विजिबिलिटी जो है वो आपकी अच्छी बनी रहे। अगला क्वेश्चन है आपका छठवां, कवि का घर किससे भरपूर था? कवि का घर किससे भरपूर था? तो भाई किससे भरपूर होगा? तो वही था खुशियों से। किससे भरपूर था? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, किससे भरपूर था? खुशियों से। अब यहाँ पर कुछ लोग दुखों से लगा देंगे। क्यों लगा देंगे दुखों से? क्योंकि वो समझेंगे कि यार कवि तो जेल में था, तो वो दुखों से लगा देंगे। नहीं भैया, दुखों से नहीं था, वास्तविकता में खुशियों से भरपूर था, क्योंकि उस समय रक्षाबंधन वगैरह आता है वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो सब लोग क्या थे भैया? घर पे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कवि के कितने भाई थे? तो ध्यान रखना, एक हम इसमें लाइन आपको बता दे रहे हैं कि 4 भाई 4 बहनें, 4 भाई 4 बहनें
अभी जब 4 भाई हैं तो ये 5वें थे, ये कौन से थे, 5वें नंबर के थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 भाई 4 बहनें और प्यार भाई, सॉरी 4 भाई 4 भाई 4 बहनें और भुजा भाई, भुजा भाई और प्यार बहनें, मतलब प्यार से तुलना की है किसकी, बहनों की, और भुजा से तुलना की है किसकी, भाइयों की। हम थोड़ा सा इसको कलर बदल रहे हैं जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। अभी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, मैं लिख रहा हूँ जो, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है कवि ने कि 4 भाई 4 बहनें और भुजा भाई प्यार बहनें, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं आता था। तो वह कवि से नाराज थी, वह अनपढ़ थी, वह कवि को नहीं चाहती थी, उसके पास कवि का पता नहीं था। तो भैया वह क्या थी, अनपढ़ थी। कवि की जो माँ थी वह कैसी थी, अनपढ़ थी, इस वजह से उसका जो पत्र है वो कवि को नहीं आता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन, कवि के पिता को क्या नहीं व्यापा था। अब उसमें कहा गया है, वर्णन किया है कवि ने कि हमारे पिताजी तो ऐसे हैं कि भाई 250 दंड बैठक लगा लेते हैं डेली के डेली, ठीक है, लेकिन उनको कभी भी क्या होता है, बुढ़ापा नहीं व्यापा है। क्या नहीं व्यापा है, तो बुढ़ापा नहीं व्यापा है। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 10वें क्वेश्चन पर चलेंगे। कवि के पिता का बोल कैसा था, कोयल के समान, शेर के समान भयंकर, बादल की गर्जन के समान। तो उन्होंने अपने जो पिता के बोल थे उनका जो वर्णन किया है वो वास्तविकता में बादल के गर्जनों के समान किया है। तो यहाँ पर 10वीं का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप इन विकल्पों को सबको एक बार अच्छे से लगा लोगे, मेरी गारंटी है कि एक भी एग्जाम में प्रश्न अगर यहाँ से आता है 14 से 20 से तो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कवि के पिता के काम की शैली के सामने कौन लज्जित होता था। भाई कवि के पिता के काम की शैली के सामने आपको बताना है कि कौन लज्जित हो जाता था, मतलब वो इस तरीके के थे कि दूसरा व्यक्ति जो है वो लज्जित हो जाता था। तो कौन लज्जित हो जाता था ये आपको बताना है। तो 11वें का यहाँ पर झंझा, क्या हो जाएगा आपका आंसर, झंझा जो है वो लज्जित हो जाता था, ठीक है। चलिए 11 के बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, कवि के पिता किसके आगे नहीं हिचकते थे। कवि के पिता किसके आगे नहीं हिचकते थे ये आपको बताना है 12वें क्वेश्चन का। तो ध्यान रखना, कभी भी मौत से डरे नहीं है, कभी भी मौत से वो डरे नहीं हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद है 13वां, कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे। तो कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे। देखिए बहनें थीं, वो घर पर आ चुकी थी, रक्षाबंधन का समय था। छोटे बेटे तो भाई सब लोग घर पे थे। 5वें बेटे का तो देखिए 4 भाई थे कवि के, तो 5वें बेटे वो खुद थे। तो इन्हीं का नाम लेकर वो क्या कर रहे होंगे, रो रहे होंगे, क्योंकि ये उस समय किसमें थे, जेल में थे। तो आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 14वां, कवि ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है। पिता के लिए, अपने लिए, भाइयों के लिए या बहनों के लिए। तो ध्यान रखना, कवि ने सोने पर सुहागा जो है वो अपने लिए कहा है। किसके लिए कहा है, अपने लिए कहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे 15वां, कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे किसे कहा है। कवि को कहा है, कवि के अन्य भाइयों को कहा है, देशभक्तों को या सैनिकों को कहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो कवि ने स्वर्ण बेटा कहा है वो अपने अन्य भाइयों को कहा है, ठीक है। कवि के जो दूसरे भाई हैं उनको कहा है कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 16वां है, कवि की माँ की कोख कब लज्जित होती। कवि की माँ की कोख कब लज्जित होती। कवि आंदोलन में ना जाता तब, कवि ना लिखता तो, कविता ना लिखता तो, जेल से भाग आता तो, या गीत ना गाता तो। तो ध्यान रखना, उनकी माँ की जो कोख लज्जित कब होती, जब कवि आंदोलन में नहीं जाता। भाई वो आंदोलन में गया, जेल गया, उन्हें इस बात का कोई गम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब है हमारा पाँव पीछे हटाना का अर्थ आपको बताना है। पाँव पीछे हटाना का अर्थ आपको बताना है। अच्छा, किसी टॉपिक से जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे 30-35 हमने पूरे बनाए हैं, ठीक है। चलिए कमी नहीं की है, और जिसमें केवल 10 बने हैं, 15 बने हैं, उनसे हमने 10-15 ही बनाए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। पीछे पाँव पीछे हटाना, पाँव के बल चलना, पीछे की ओर जाना, प्राण या वचन का पालन ना करना, या उल्टे पाँव चलना। तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आपसे बन जाएगा। तो 17वें का जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, प्राण या वचन का पालन ना करना, ठीक है। क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा, मुहावरा है।
इसके बाद है कवि अपना संदेश किसके माध्यम से भेजना चाहता है। कवि अपना संदेश किसके माध्यम से भेजना चाहता है, डाकिए के, बादल के, देशभक्त के, अपने मित्र के। तो भाई आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा किसके माध्यम से भेजना चाह रहा है वो, बादलों के माध्यम से। तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कवि को कितने वर्ष की सजा हुई थी, कवि को आपको भैया सजा बतानी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि घर की याद में, ठीक है, कवि को जो भवानी प्रसाद मिश्र थे इनको कितने वर्ष की सजा हुई थी। तो 19 का यहाँ पर आपका हो जाएगा जो सी नंबर, यानी कि 3 वर्ष की उनको सजा हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कवि किसे अपना संदेश वाहक बनाता है, कवि जो है अपना संदेश वाहक किसे बनाता है, तो वो सावन को बनाता है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। ठीक है, तो संदेश वाहक वो सावन को बनाता है और बादलों के माध्यम से वह अपनी सूचना पहुंचाना चाहता है। ठीक है, चलिए अगला है परिताप का घर से आशय है। परिताप का घर से आशय क्या है, अच्छा घर, बुरा घर, कष्टों का घर या फिर नन। तो यहाँ पर हो जाएगा कष्टों का घर। परिताप का घर मतलब कष्टों का घर, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 22वें क्वेश्चन पर। कवि की कितनी बहनें हैं, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, कवि की 4 बहनें थीं और 4 भाई थे। जो भाई थे उनको कवि ने भुजा कहा है और जो बहनें थीं उनको कवि ने प्यार कहा है। भुजा भाई प्यार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ठीक है, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि ने भाइयों को क्या कहा है, भुजा कहा है, बुरा कहा है, प्यार या सभी। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पर ए नंबर आपका एकदम सही हो जाएगा। कवि ने बहनों को क्या कहा है, तो कवि ने बहनों को प्यार कहा है, सी नंबर आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बार बार हम बताते चल रहे हैं। कवि के पिता किससे नहीं डरते थे, मुगलों से, सिपाही से, बेटों से या मृत्यु से। तो ये भी हमने एक बार रिपीट कर दिया था क्वेश्चन कि जो कवि थे वो किससे नहीं झिझकते थे, मृत्यु भी सामने आ जाती थी तब भी वो उससे झिझकते नहीं थे। ठीक है, इसके बाद है कवि के पिता हर रोज किसका पाठ करते थे, रामायण का, गीता का, बौद्ध का या नन का। तो जो कवि के पिता थे, भावनाओं में मत बहना, वो वास्तविकता में गीता का पाठ करते थे। तो 26 का यहाँ पर आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कवि के पिता हर रोज कितनी दंड बैठक करते थे। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया है। शायद हमने इसका आपको आंसर जो बताया था वो 250 बताया था, लेकिन 250 नहीं है। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 260 होगा। कितना होगा, 260 होगा। 27 का 260 दंड बैठक डेली करते थे। इसके बाद है कवि के पिता किसको हिला हिलाकर खूब व्यायाम करते थे, गदा को हिलाकर, डंडा को हिलाकर, मुदगर को हिलाकर या सभी को हिलाकर। तो यहाँ पर जो आपका 28 का आंसर होगा वो मुगदर को हिला करके अपनी व्यायाम करते थे, यानी कसरत करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कवि का वजन कितना हो गया था, कवि का वजन कितना हो गया था, मतलब कवि ने अपने वजन के बारे में बताया है। तो कवि ने कहा है कि 70 शेर, क्या बोला है कवि ने कि 70 शेर वजन मेरा, है ना, ऐसे उन्होंने बोला था लाइन में। ठीक है, जो मुझे याद है अभी तक। इसके बाद है जेल में कवि क्या करने में व्यस्त थे, सिलाई करने में, काटने में, जागने में, कविता लिखने में। तो देखो उनको वहाँ पर कताई का काम मिला था। किसका काम मिला था, कताई का काम मिला था, काटने का काम करते थे। तो यहाँ पर 30 का आपका जो है वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो आपका टॉपिक है वो है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, जो कि त्रिलोचन की है, जो कि किसकी है, त्रिलोचन की है। और जो ये बीच बीच में 1-2 अपने कवि छूटे हुए हैं, तो ये हम पूरे कराएंगे आपको उपन्यास वगैरह में। ठीक है, कहानी एकांकी अभी ये पढ़ाएंगे, उसमें आपकी ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये किसकी है, त्रिलोचन की है। तो ध्यान रखना यहाँ पर त्रिलोचन शब्द आया है। त्रिलोचन का मतलब होता है 3 आँख, कितना, 3 आँख। तो ध्यान रखना जब 3 आँख होते हुए भी चंपा जो है वो काले काले अक्षर नहीं चीनती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है, इसका मतलब है क्या, त्रिलोचन के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, ये भी एक कविता है। गांव में साक्षरता के प्रति उदासीनता को चंपा के माध्यम से मुखरित किया गया है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती है, सुंदर, मीराबाई, चंपा या त्रिलोचन। तो आप भाई नाम से ही स्पष्ट है, तो आप आंसर लगा सकते हो सी, चंपा। चंपा के पिता का क्या नाम है, चंपा के पिता का नाम त्रिलोचन, सुंदर, लेखक या ग्वाला। तो भाई ध्यान रखना जो दूसरा है चंपा के पिता का नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सुंदर। चंपा के पिता क्या करते हैं, ग्वाले का काम करते हैं और ये इनका नाम सुंदर है। ठीक है, सुंदर कौन है, तो अभी हमने जैसा कि बताया है कि सुंदर एक क्या है, ग्वाला है। ठीक है, ध्यान रखना सुंदर क्या है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, इसमें सुंदर क्या है, एक ग्वाला है। और उस
चंपा जो है वो उसकी पुत्री है। किसकी पुत्री है? तो सुंदर की पुत्री है। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चौथा है, गांधी बाबा की क्या इच्छा है? अमर होना, शहीद होना, विश्वविख्यात होना, जन जन पढ़े। तो ये आप लॉजिक से लगा सकते हो। यहाँ पर सही आंसर जो होगा आपका वो डी नंबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज प्रण कर लिया है कि आज ये टॉपिक पूरे के पूरे खत्म होकर के रहेंगे। बच्चे डेली बेचारे वेट कर रहे हैं कि कब हमारे कोई टॉपिक पूरे करवाए, तो आज हम आपके पूरे टॉपिक यहाँ पर खत्म करवाने वाले हैं, वो भी एक साथ। तुम गौने जाओगी, इस वाक्य में गौने का क्या अर्थ है? मायका, स्कूल, कोलकाता या ससुराल? तो देखिए गौने का अर्थ होता है यहाँ पर ससुराल, यानी 5वें नंबर का आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कहाँ पर वज्र गिरने की बात कही है? तो चंपा ने कहा है कि भाई वहां पर, कहाँ पर? कलकत्ता जाने की बात कह रहा था कवि कि बेटा थोड़ा बहुत पढ़ लो, कलकत्ता जाओगी अपने पिया के घर, यानी गौने जब जाओगी तो क्या होगा वहां पर, कैसे उसको चिट्ठी पात्री लिखोगी आप, अगर वो दूर कहीं काम करने के लिए जाएगा तो वो बोलती है कि ऐसे कलकत्ता पे बजर गिरे जो हमें अपने उससे अलग करे, पहले तो मैं शादी नहीं करूंगी, अगर हो भी गए तो ऐसे कलकत्ता पे बजर गिरे। ठीक है, चंपा क्या काम करती है? लेखन का, चरवाही का, किसान का या पत्रकारिता का? तो देखिए सुंदर जो है, सुंदर की बेटी का नाम क्या है? सुंदर की बेटी का नाम है चंपा। सुंदर की बेटी का नाम क्या है? चंपा है। ठीक है, इन पात्रों को याद रखना। पात्र भी पूछ सकता है आपसे कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है, चंपा के पिताजी का क्या नाम है? ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सुंदर है, सुंदर की बेटी का क्या नाम है? चंपा है। ठीक है, अब सुंदर चूंकि ग्वाला है तो चंपा क्या काम करेगी? चंपा भी कभी कभी उसकी हेल्प कर दिया करेगी, तो चंपा भी किसका काम करेगी? चरवाही का काम करेगी। चरवाही का मतलब होता है गाय भैंसों को चराना। ठीक है, बालम शब्द का क्या अर्थ है? अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो बालम शब्द है उसका क्या अर्थ है? घरेलू नौकर, अवैतनिक पति, अवैतनिक कर्मचारी। तो यहाँ पर अपने मन से आप जो मन करे उसको आप लगा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर नंबर ए भी चूज कर सकते हो, ये आपकी खुद की श्रद्धा है। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है साय में धूप। कौन सा टॉपिक है? साय में धूप। और साय में धूप में हम पढ़ने वाले हैं गजल। ये साय में धूप जो है वो क्या है? एक गजल है जिसके लेखक कौन है? दुष्यंत कुमार हैं। जिसके लेखक कौन है बेटा? दुष्यंत कुमार हैं। कहा तो था चिरागा, ये इस लाइन की आप पहली पंक्ति कह सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम इसमें बिना देर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमारा है, कविता में चिरागा का क्या अर्थ है? दीपक, कुल या सुख सुविधाएं? तो यहाँ पर जो कविता में चिरागा का अर्थ है वो है सुख सुविधाएं। क्या है भाई? सुख सुविधाएं। ठीक है, तो कहा तो था चिरागा, है ना, तो यहाँ पर जो चिरागा का अर्थ है वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी सुख सुविधाएं हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि हर एक घर के लिए क्या तय था? दीपक, बल्ब, ट्यूब या चिरागा? तो देखिए कवि ने यही लिखा था कि हर घर के लिए एक चिरागा क्या था? तय था, यानी सुख सुविधाएं क्या थी? तय थी। तो यहाँ पर आपका दूसरे का क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? गांव के लिए, कस्बा के लिए, बस्ती के लिए, शहर के लिए? तो यहाँ पर भाई वर्णन जो किया गया है वो एक शहर का वर्णन किया गया है कि चिरागा किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो शहर के लिए उपलब्ध नहीं है। एक शब्द इसमें प्रयोग किया गया है, मयस्सर शब्द। कौन सा शब्द? मयस्सर। तो मयस्सर शब्द का वास्तविकता में अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चौथे प्रश्न की, और चौथे प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ये वास्तविकता में उर्दू भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है मयस्सर। अगला है पांचवा क्वेश्चन, और पांचवा क्वेश्चन है किसके साये में धूप लगती है? तो देखिए किसके साये में धूप लगती है ये आपको बताना है। पेड़ों के, छत के, छतरी के या पहाड़ों के? तो पेड़ों के साये में धूप लगती है ऐसा कवि कह रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। और अगला जो हमारा है वो है दरख्त। दरख्त शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो दरख्त शब्द का अर्थ क्या पेड़ होता है, क्या छत होता है, क्या छतरी होता है या फिर पहाड़ों होता है? तो ये दरख्त जो शब्द है
वो एक पेड़ का नाम है जो ईरान में उगता है। जो कहाँ उगता है? ईरान में। हमने डिटेल यहाँ लिख ली है। दरख्त क्या है? एक पेड़ है, एक प्रकार का क्या है? पेड़ है, जो वास्तविकता में कहाँ पर उगता है? ईरान में उगता है। ठीक है, तो ए नंबर है हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला है मयस्सर का अर्थ क्या है? मयस्सर का अर्थ क्या है? 7वां क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लेते हैं मयस्सर का अर्थ ना होना, उपलब्ध, बोथ या नन। तो 7वें का जो आंसर है यहाँ पर आपका सही बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद हम 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं और 8वां क्वेश्चन है कमीज ना होने पर पेट किससे ढक लेंगे? अच्छा, ये कवि ने क्या कहा है कि अगर हमारे पास कमीज नहीं है तो हम किससे पेट ढक लेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम पाँवों से पेट ढक लेंगे। किससे पेट ढक लेंगे? पाँवों से पेट ढक लेंगे। ठीक है, इसके बाद है कवि कितने समय के लिए भागना चाहता है? कवि कितने समय के लिए भागना चाहता है? 9वें का आंसर आपको बताना है। तो ध्यान रखना, कवि चाहता है कि हम उम्र भर के लिए क्या करें? भाग जाएं। ठीक है, इसके बाद है एक शब्द और वहां पर मिला है, कौन सा? बहर। बहर का मतलब क्या होता है? गजल के शब्द, गजल का भाव या गजल का छंद। तो यहाँ पर 10वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो गजल का छंद है उसको कवि ने बहर कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो प्रश्न है वे है मैं मुतमयन है, वे मुतमयन है, मैं मुतमयन का क्या अर्थ है? यहाँ से अर्थ ही पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो 11 है उसका जो आंसर है आश्वस्त होना। मुतमयन का वे मुतमयन है मतलब वो आश्वस्त हैं। ठीक है, उन्हें कोई काम नहीं करना है। ठीक है, हमसे कहा गया था कि भाई हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमें बस एक बार आप चुनाव जिता दीजिए। ठीक है, तो बस यही सब गड़बड़ है। तो बेमुतमयन है, तो बेमुतमयन का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पर आश्वस्त होना। ठीक है, अगला है बेमुतमयन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो पत्थर जो है वो भाई शासक वर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ है। वैसे भी हमारे अभी टीचर जो हैं वो संविदा शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बेचारे, लेकिन वास्तविकता में तो यही है कि वो पिघल नहीं सकते। बेमुतमयन हैं, बेमुतमयन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो शासक वर्ग के लिए, यानी डी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है 13वां, कवि किसे अपनी जुबान सिल लेने के लिए कहता है? मालिक को, शासक को, नेता को और जनता को। अपनी जुबान सिल देने को लिए किसको कहता है? तो शासक को कहता है। ठीक है, किसको? शासक को। तो यहाँ पर बी, वो कहता है कभी कि शासकों हमारी जबान सिल दो, हमारी जुबान सिल दो। हमें तो जो लिखना है हम वही लिखेंगे भाई। ठीक है, हमें जो कहना है हम कहेंगे, बस या तो हमारी जुबान सिल दो। अगला है गुलमोहर शब्द किसके लिए आया है? आत्मसम्मान या स्वाभिमान। तो लास्ट वाली पंक्तियों में कवि ने यह भी कहा है कि हम क्यों ना अपने गुलमोहर के नीचे ही मरें। ठीक है, तो गुलमोहर या गुलमोहर के लिए ही मरें और गुलमोहर के नीचे मरें, ऐसा पंक्तियों में कहा है। तो गुलमोहर शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ पर जो 14वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वाभिमान का, यानी कि हम स्वाभिमान के ही लिए क्यों ना मर जाएं। ठीक है, चलिए आगे है 14वें के बाद अगला जो आपका लेसन है वो है छाया मत छूना। कौन सा है? छाया मत छूना। इसको आगे पढ़ने से पहले हम न्यूज़ दे दें कि 12 से लेकर के और 20 तक, इकाई 12 से 20 तक की PDF आपको 99 में दी जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी, जैसे मध्य प्रदेश की पत्रिकाएं हुई, ठीक है, मध्य प्रदेश की बोलियां हुई, ये सब PDF हैं आपको इसी में फ्री आपको मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो जल्दी से जल्दी शेयर करें और आप भी खरीदें। ठीक है, अपने दोस्तों से भी कहें। चलिए आगे है भाई छाया मत छूना, दुख दूना होगा, है ना, ऐसा कवि ने कहा है। तो वास्तविकता में छाया मत छूना ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई है। जन्म हुआ है गिरिजा कुमार माथुर का 22 अगस्त 1918 को। कहाँ पर? अशोकनगर, मध्य प्रदेश में। निधन कब हुआ है? 10 जनवरी 1994 नई दिल्ली में हुआ है। एक बार फिर हम इसको रिपीट करते हैं। गिरिजा कुमार माथुर, जन्म हुआ है 22 अगस्त 1918 अशोकनगर में। ठीक है, अब इनका जन्म स्थान कैसे याद रखेंगे? तो ध्यान रखना, यहां पर लिखा है गिरि, क्या है? गिरिजा, मतलब ये क्या हो गए? गिर गए। कैसे क्या हो गए? गिर गए। अब गिर कैसे गए? शोक, भाई ये शोक में डूबे हुए थे, शोक में डूबे हुए थे और नगर में ये चले जा रहे थे, तो क्या हो गए? ये गिर गए। ठीक है, निधन कब हुआ? तो निधन हुआ है इनका 10 जनवरी 1994 नई दिल्ली में। ठीक है भाई, चलिए पत्नी का नाम क्या था? शकुंत माथुर था और गगनांचल के संपादक थे, यानी गगनांचल पत्रिका थी उसके संपादक रहे हैं।
हम होंगे कामयाब एक दिन, ये इन्होंने सॉन्ग भी लिखा था, जो आप गाना गाते हो ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। तो बस यही जो है वो गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जो भी हमें कंटेंट मिला है हमने जोड़ा है, ठीक है, कसर नहीं रखी है। अब भगवान की लीला है और व्यापम की लीला है कि वो अपनी लीला किस तरीके की दिखाता है। यामिनी का अर्थ क्या है? यामिनी का अर्थ रात है, अंधेरी रात है, चांदनी रात है या दिन है। तो यामिनी का अर्थ बेटा चांदनी रात होता है। हम इसका सीधा सीधा आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 1 नंबर का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सरमाया का अर्थ है, सरमाया दूसरा जो प्रश्न है वो है सरमाया, और सरमाया का अर्थ होता है बेटा पूंजी। ठीक है, कुछ के हम जल्दी जल्दी आपको आंसर बता दे रहे हैं जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आज सोच रहे हैं कि ये पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए आपकी यूनिट। 14 से 20 तक पूरी की पूरी ऑल टोटल हमने वीडियो बना दी हैं, ये लास्ट चल रही है। अगर संभवतः ये ख़त्म होती है तो अच्छी बात है, बस हमारे बीच में कोई अड़चन पैदा ना हो। ठीक है, अगला है मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए मृग तृष्णा का जो अर्थ है वो सी नंबर हो जाएगा, छलावा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा समझा देते हैं मृग तृष्णा क्या है। तो देखिए आप लोगों ने रेगिस्तान वगैरह में देखा होगा। ठीक है, हमें दूर से दिखने लगता है कि भाई पानी पानी सा है, लेकिन वास्तविकता में वो पानी पानी नहीं होता है, उसको हम लोग मृग मारीच बोल देते हैं। तो वास्तविकता में वही मृग तृष्णा यहाँ पर शब्द लिया गया है। चंद्रिका का प्रतीकार्थ क्या है? चंद्रिका का प्रतीकार्थ क्या है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा जीवन के सुखद क्षण, ये चंद्रिका का प्रतीकार्थ है। वहाँ पर चंद्रिका उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, तो उसका प्रतीकार्थ अर्थ यानी प्रतीक के रूप में जो अर्थ प्रयोग करने वाले हैं कवि, वो आपको बताना है। तो वास्तविकता में जीवन के सुखद क्षण है। ठीक है, अगला है कृष्णा शब्द जीवन के किस पक्ष को उजागर करता है? कृष्णा पक्ष जीवन के किस पक्ष को उजागर करता है? तो ये जो कृष्णा है वो काले होते हैं। कृष्णा शब्द है, इसका मतलब है काले, और काले हमेशा दुखद पक्ष का निर्वहन करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यथार्थ कठिन क्या है? जीवन का भ्रम, जीवन की कड़वी सच्चाई, आदर्शवादी लोग, यथार्थवाद। तो यहाँ पर जो छठवें का आंसर है वो हो जाएगा जीवन की कड़वी सच्चाई। यथार्थ कठिन यही है, जीवन की कड़वी सच्चाई यदि सामने आ जाए तो यथार्थ कठिन वही होता है। अगला है 7वां, इस कविता की भाषा है खड़ी बोली, प्रतीकात्मक, लाक्षणिक और आल। तो देखिए अगर इसके प्रतीकार्थ आपसे पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रतीकार्थ भी होगा, साथ में खड़ी बोली भी है और लक्षणा वाली भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, लाक्षणिक शब्द जो आया है ये शब्द शक्ति में एक लक्षणा शब्द शक्ति होती है, उससे ये शब्द लिया गया है। अब शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं एक दिन हम आएंगे और शब्द शक्तियाँ भी आपको पढ़ाएंगे। 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, एक होती है अभिधा, एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा और एक होती है व्यंजना। एक होती है क्या? व्यंजना। ठीक है, अभी हम इन पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम आपको बस 5 मिनट में ये पूरी की पूरी शब्द शक्ति क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी ऐसी कि आजीवन याद रहेंगे। अगला है 8वां, तो शब्द शक्ति का टॉपिक हम लाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर हमने पहले वाले का आंसर बता दिया था। हाँ, 7वें का जो है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, या सॉरी डी नंबर हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दुविधाहत साहस क्या है? दुविधाहत साहस क्या है? तो 8वें का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, ऐसा साहस जो दुविधा से ग्रसित हो। ठीक है, 9वां है पंथ कब दिखाई नहीं देता? जब नजर कमजोर हो, जब व्यक्ति दुविधाग्रस्त हो, जब मार्ग अस्पष्ट हो या नन। तो यहाँ पर जो आपका है वो हो जाएगा जब व्यक्ति दुविधा में हो तब उसको पंथ दिखाई नहीं देता। अगला है दुख है ना चांद खिला, शरद रात के आने पर और डॉट डॉट जाने पर, ऐसे एक पंक्ति लिखी है, तो किस लोकोक्ति का अर्थ इसमें निहित है? तो मैं आपको सीधे सीधे से बता देता हूं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। 10वां नंबर का यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, छाया छूने का प्रतीकार्थ समझाइए। छाया को छूने का प्रयास करना, स्मृतियों को ताजा करना, भ्रम में पड़ना या जीवन को दुखी बनाना। तो यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति है, छाया छूने का प्रतीकार्थ आपको बताना है, तो स्मृतियों को ताजा करना, ये हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। बी नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अंग्रेजी वैसे आती तो नहीं है, लेकिन कभी कभी 2-4 शब्द बोल देते हैं। छाया मत छूना कविता में कौन सा गुण है? माधुर गुण है, ओज गुण है, प्रसाद गुण है। अच्छा, अगर आप लोगों को गुण नहीं आते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको व्याकरण का कौन सा टॉपिक नहीं आता है। मेरी गारंटी है कि हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, हम वास्तविकता में साहित्य में तो अभी हम केवल 2 वर्ष से आए हैं, साहित्य के क्षेत्र में हम अभी 2 वर्ष से आए हैं। इससे पहले हमने 6 वर्ष काम किया है
व्याकरण के क्षेत्र में, और व्याकरण के क्षेत्र में आपको हम प्रत्येक बिंदु के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा बिंदु है और किस तरीके से ये लगा है। सभी के नियम मुझे कंठस्थ याद हैं, ठीक है। तो आपको जो टॉपिक पढ़ना हो आप लोग एकदम रिकमेंडेड कर सकते हो हमें, ठीक है। तो छाया मत छूना कविता में कौन सा गुण है, तो ध्यान रखना छाया मत छूना कविता में जो है आपका प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है, ठीक है। चलिए, ओज गुण कहाँ होता है? जहाँ वीरता पूर्वक बातें की जाती हों वहाँ ओज गुण होता है, ठीक है। आसानी से जो समझ में आ जाए अर्थ उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं, ठीक है। अगला है 13वां, गिरिजा कुमार माथुर कवि माने जाते हैं छायावादी, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी या फिर डी। तो यहाँ पर जो आपका सही है ये प्रयोगवादी माने जाएंगे। कौन से? प्रयोगवादी माने जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14वां है, कभी छाया छूने से क्यों मना करता है? छाया भ्रम है, छाया काली होती है, छाया से दुख दूना होता है या डी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है छाया से दूना दुख होता है, यानी जो हमारा दुख है वो दुगना हो जाता है। तो 14 का यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 15 की बात करते हैं। चित्रगंध से कवि का क्या आशय है? चित्रगंध से चित्रों से आने वाली गंध, रंगों की दुर्गंध, मधुर यादों के साथ उसके आसपास फैली गंध या डी। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो भी क्या हो जाएगा? मधुर यादों के साथ उसके आसपास फैली गंध, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या है। अभी और क्वेश्चन है। यामिनी बीतने का अर्थ क्या है? दुख के क्षणों का बीतना, रात्रि का बीत जाना, सुखद क्षणों का बीत जाना या समय बीत जाना। तो यामिनी का मतलब भाई चांदनी रात बताया था। यामिनी का मतलब क्या बताया था? चांदनी रात बताया था। अब चांदनी रात की जब बात की जाएगी तो वहां पर सुखद क्षणों का बीत जाना ही यामिनी बीतने का हमारा सही अर्थ होगा। तो 16 का भी हमारे यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, कुंतल के फूल का प्रतीकार्थ क्या है? यहाँ पर मैं कुंतल के फूलों से कौन सा प्रतीक बताया है? सुखद घड़ियाँ, दुख के क्षण, बीता हुआ समय या आने वाला कल। तो यहाँ कुंतल के फूल से सुखद घड़ियाँ कवि ने बताई हैं। इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है और अगले चैप्टर पर हम पहुँचते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अगर भाई ये PDF जो चल रही है, हम बस हर व्यक्ति से निवेदन करते हैं कि इस PDF को प्लीज़ शेयर ना करें किसी को, आप अपना ही कंपटीशन बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन बस थोड़ी सी हमारी हेल्प करने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका मन हो तो आप शेयर कर दें, आपका मन नहीं है आप बिल्कुल शेयर मत करें, बस लाइक कर दें, ठीक है। हम इतने में ही संतुष्ट हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और ये PDF अगर किसी को चाहिए तो ये 99 रुपये में उपलब्ध है। 12 इकाई से 20 इकाई तक ये केवल कल तक के लिए ऑफर रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो चैप्टर है वो है हमारा एक बूंद। और एक बूंद के जो लेखक हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये भी एक प्रकार की कविता है। यहाँ पर हमने कविता को भी सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ करके कविता की ओर बढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जन्म इनका 15 अप्रैल 1965 आजमगढ़ में हुआ था और निधन इनका 16 मार्च 1947 आजमगढ़ में ही हुआ था। अगर हम आपसे बात करें तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में हुआ था, ठीक है। अगर हम कृतियों की बात करें तो आपकी जो कृतियां हैं वो है प्रिय प्रवास, ठीक है, जो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। इसके बाद वैदेही वनवास, रसकलश, बोलचाल, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पारिजात, कल्पलता, मर्म स्पर्श, पवित्र पर्व, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये आपकी कृतियां हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इनकी कविता की बात करें तो कविता भी देख लीजिए। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी कुछ आगे बढ़ी। बूंद के बारे में ये बात कर रहे हैं। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी कुछ आगे बढ़ी, सो फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कढ़ी। यानी घर छोड़ करके मैं क्यों जा रही हूँ, घर छोड़ करके मैं क्यों निकली हूँ। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, यानी कि भगवान ने यानी कि देव ने हमारे भाग्य में क्या बदा है, ठीक है। इसके बाद है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। अपने बारे में सोच रही है, ठीक है, कि देवों ने हमारे बारे में क्या बदा है। मैं बचूंगी या मिल जाऊंगी धूल में,
या फिर जलूंगी किसी अंगारे पे गिर करके, या किसी चूं पड़ूंगी कमल के फूल पे। ठीक है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, यहां पढ़ रहे हैं, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, वह समुद्र की ओर अनमनी आ रही थी। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। यानी कि देखिए वो कह रही है कि अगर हम घर से नहीं निकलते तो सीप नहीं बन पाते आज, है ना। लोग यों ही हैं झिझकते, अब बाद में संदेश दिया है कवि ने कि लोग यों ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, हर व्यक्ति को घर छोड़ना है, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। ठीक है, तो ये उनकी कविता थी, छोटी सी कविता है, हम इनके क्वेश्चन अभी कर लेंगे। ठीक है, जीवन परिचय हमने इनका कर लिया है। ठीक है, 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था और आजमगढ़ में ही 16 मार्च 1947 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चनों पर जाते हैं हम। तो इस कविता से क्या प्रेरणा देना चाहता है, इस कविता से जो कवि है वह क्या प्रेरणा देना चाहता है, तो वो कर्म करने की प्रेरणा देना चाहता है कि भाई कर्म तो करो, क्या करो, कर्म करो। अगर हम यही सोच करके बैठ गए कि कल पता नहीं हमारे साथ क्या होना है, हम क्यों पढ़ें, कल पता नहीं हमारे साथ क्या होना है, कल सुबह होगी या नहीं होगी हमारी, ये हमें नहीं सोचना है। आप बस कर्म करते रहिए, जो होना होगा देखा जाएगा। ठीक है, कहा भी गया है कि भाई होगा तो जीवन में वही जो राम रुचि राखा होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर पहले का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हौसले बुलंद करके पढ़िए, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। ठीक है, बूंद कहाँ से निकलती थी, आसमान से, अंतरिक्ष से, ए और बी, या बादलों से। तो बूंद कहाँ से निकलती थी आपको बताना है। तो भाई बूंद कहाँ से निकलती थी नहीं, निकली थी। तो कहाँ से, बादलों से निकली थी, अंतरिक्ष से नहीं निकली थी। यानी कि डी नंबर हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, बूंद कहाँ जा गिरी। तो बूंद भैया बताओ जरा, मटके में, समुद्र में, सीप में, या आल में। तो भैया सीप का मुंह था खुला। अब कुछ लोग कॉमन सेंस लगाएंगे, अरे भैया यार समुद्र में भी तो गिरी थी वो, भाई समुद्र ही तो सीप थी। अरे बेटा, वहां पर जब सीप दिया है ना तो हम सीप लगाएंगे, है ना, समुद्र को उस समय क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगला है, बूंद क्या सोच रही थी, मैं घर छोड़कर क्यों चलूं, मैं बचूंगी या धूल में मिलूंगी, या कमल के फूल में गिरूंगी। तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि वो क्या सोच रही थी, ये सब सोच रही थी। तो यहाँ पर चौर का जो है वो आंसर, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, क्या सोच रही थी। तो यहाँ पर आल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बूंद क्या बन गई थी, सीप, मोती, मछली, या धूल। तो बूंद क्या बन गई थी, तो यहाँ पर जो है बूंद बन गई थी मोती, क्योंकि वह सीप के मुंह में जा गिरी थी। और सीप की खूबी क्या है कि उसमें मोती बनते हैं। एक बूंद कविता में काल का अर्थ है समय, मृत्यु, मौत, या नन। तो एक काल, देखिए अब एक काल शब्द का कहाँ प्रयोग हुआ है, यहाँ पर प्रयोग हुआ है कि बह गई उस काल एक ऐसी हवा। यानी काल का मतलब यहाँ पर समय है, तो बिना झिझक के हम छठवें का यहाँ पर आंसर क्या लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है, किसकी वजह से बूंद सीप में जा गिरी, हवा की वजह से, दूसरी बूंद ने धकेला, सीप के आकर्षण से, या सभी। तो देखिए हवा की वजह से, किसने, हवा की वजह से, भाई हवा चल गई थी ना, तो हवा की वजह से वह सीप में जा गिरी थी। आठवां है, कवि अनुसार मनुष्य क्या सोचता रहता है। कवि के अनुसार मनुष्य क्या सोचता रहता है, घर छोड़ने का, मृत्यु के भय के बारे में, पैसा खर्च होने का। तो हमेशा जो व्यक्ति है वो घर छोड़ने के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला है 9वां, बादलों की गोद से कौन निकली थी। तो बादलों की गोद से बूंद निकली थी, ये तो सबको पता चल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब यहाँ पर शायद 9 ही प्रश्न इसमें समायोजित किए गए हैं, तो यहाँ पर इनके नाटक देख लेते हैं तब तक हम। ठीक है, अयोध्या सिंह हरिओद का जो पाठ है उसके नाटक देख लेते हैं। तो नाटक है इनके रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय। ललित निबंध भी इन्होंने लिखा है, एक संदर्भ सर्वस्व। आत्मकथात्मक इनकी रचना है इतिवृत्त, और संपादन कार्य जो है वो किया है कवि वचनावली का। ठीक है, जितना भी हमारे पास है हम आपको पूरा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यह 2 बार हिंदी सम्मेलन के सभापति रहे थे। कितनी बार, 2 बार। हरिओद जी 2 बार जो हैं वो हिंदी सम्मेलन के सभापति रहे थे, तथा प्रिय प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से भी
इनको सम्मानित किया गया था। कौन से? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। किससे? प्रिय प्रवास के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अगली जो रचना है वो है हमारी आत्मपरिचय। आत्मपरिचय ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो हरिवंश राय बच्चन जी के हम बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि हरिवंश राय बच्चन जो हैं इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था तथा इनका निधन 18 जनवरी 2003 में हुआ था। लेटेस्ट है, लगभग लेटेस्ट ही मान सकते हैं, इस वजह से इनको जरूर याद रखना। और आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन की कृति है। पत्नी का नाम है इनकी श्यामा और दूसरी पत्नी का नाम है तेजी बच्चन। दो पत्नियां थीं, पहली श्यामा थी। श्यामा के निधन होने के बाद इन्होंने दूसरी पत्नी से शादी की और वो है तेजी बच्चन। ठीक है, जिसमें इनके दो बच्चे यानी कि दो संतान प्राप्त हुई। एक का नाम है अजिताभ और एक का नाम है अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो अमिताभ को आप जानते ही हैं, अमिताभ बच्चन ने भी आगे वंश बढ़ा दिया है। अभिषेक बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन के जो बेटे हैं वो अभिषेक बच्चन हैं और अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन ये दोनों भाई हैं। तो हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन करेंगे। अब आत्म परिचय से इनका मतलब है कि भाई हम अपनी आत्मा से परिचय करवाएंगे कि हम किस प्रकार का जीवन जिए हैं। तो आत्म परिचय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम। क्या जोड़ते हैं? तो वो अर्थ जोड़ते हैं यानी कि धन जोड़ते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? ईमानदार संसार को, सत्यनिष्ठ, कर्मशील या वैभवशील? किस संसार को कवि ठुकराता है? तो वैभवशील जो संसार होता है ऐसे संसार को कवि ठुकरा देता है। यानी हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाह रहे हैं कि ऐसे संसार को हम ठुकरा देते हैं। कैसे संसार को? जो वैभवशील हो। अगला है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? तो ध्यान रखना, इसमें जो कविता है अगर एक बार ये पढ़ लोगे आप तो बड़ा मजा आ जाएगा। अवसाद में उन्माद लिए फिरता हूँ, ऐसी इनकी एक पंक्ति है। अवसाद में उन्माद लिए फिरता हूँ, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? ये दूसरी कविता का यहाँ पर क्वेश्चन डल गया है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर बता दे रहे हैं आपको। परिवर्तनशील माना है। कौन सा? परिवर्तनशील। अगला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? अब ये भी यहाँ पर अच्छा एक दो क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर दूसरे उससे डल गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये रातों रात पीडीएफ बनाई गई है और जब भी मान लीजिए कि जब दिमाग से हट जाता है सब कुछ तो फिर ऐसा हो जाता है। ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपके लिए ठीक है, अच्छे ही क्वेश्चन हैं। तो पांचवें का जो यहाँ पर आंसर रहेगा वो रहेगा परिवार से बिछोड़ने के कारण दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? क्योंकि परिवार से बिछोड़ने के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हैं? प्रसन्नता के, उत्साह के, विहलता के या व्याकुलता के या फिर घृणा के? तो यहाँ पर जो छठवें का आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, किसके? विह्वलता के या व्याकुलता के भाव भरे हुए हैं। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? तो बच्चे खिड़कियों से झांकने लगे होंगे या नीड़ों से? तो यहाँ पर जो सातवें का आंसर है वो रहेगा आपका कौन सा? डी नंबर, यानी नीड़ों से। ठीक है, कहाँ से? नीड़ों से। चलिए, आत्मपरिचय कविता में कवि का क्या संदेश है? मस्ती, हंसी, सुधारवाद, निष्क्रियता। तो आत्मपरिचय में कवि कहना चाहते हैं कि हमेशा एकदम क्या रहो? मस्त रहो यार, मस्त मौला बने रहो। ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कवि कौन सा भार लिए फिरता है? ठीक है, कवि किसका भार लिए फिरता है या कौन सा भार लिए फिरता है? घर बार का, कार्यालय का, जगजीवन का या आसपास का? तो जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, ऐसा इन्होंने अपनी कविता में लिखा है। ठीक है, कि जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, अवसाद में उन्माद लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? सी नंबर, जगजीवन यानी सी। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? प्यास, आस, उल्लास या प्यार? तो यहाँ 10वें का जो है प्यार लिए फिरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10वें का डी हो जाएगा, ये प्यार लिए फिरते हैं। अगला है भैया, कवि किस सुरा या मदिरा का पान करता है? सुरा का मतलब होता है मदिरा। ठीक है, तो ये अपनी पंक्ति में फिर कह रहे हैं
स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। किसका पान करते हैं? स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ और अवसाद में उन्माद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। कभी कैसा संसार लिए फिरता है? तो देखिए ये जो है ये स्वप्निल संसार लिए घूम रहे हैं। तो यहाँ 12वें का जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, स्वप्निल संसार लिए फिरता हूँ। ठीक है, 12 का सी। कभी हृदय में क्या जलाकर दहा करता है? तो कभी हृदय में क्या जलाकर दहा करता है, मतलब कि क्या जलाकर वो खुद जल रहा है। तो यहाँ जो 13वें का आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, अग्नि। ठीक है, क्या हो जाएगा? अग्नि। थोड़ा सा हम यहाँ पर बैटरी चेक कर लें, 34% है, एकदम अभी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 14वां है, कभी किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? वृद्ध का, प्रौढ़ का, युवा का और किशोर का। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युवा अवस्था का उन्माद लिए फिरता हूँ। सी नंबर आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला 15वें क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। कभी अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? कभी अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो अपने रोदन में राग लिए फिरता हूँ। ठीक है, ये भी पंक्ति है इनकी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। कवि की वाणी कैसी है? मृदुल है, कठोर है, उग्र है या शीतल है? तो शीतल बताया गया है। इनकी वाणी कैसी है? शीतल है। आगे बढ़ेंगे 17वें क्वेश्चन पर। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? प्रेमी, दीवाना, परवाना या रक्षक? कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो जो है वो दीवाना मानते हैं अपने आप को। क्या मानते हैं? एक नया दीवाना मानते हैं। 17 का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो कवि जो है वो किस तरीके का संदेश लिए घूम रहे हैं? तो ये मस्ती का संदेश लिए घूम रहे हैं। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 19वां आपके पास प्रश्न है। कवि अपनेपन का क्या लिए फिरता है? तो कवि अपनेपन का गान लिए फिरता है। अपनेपन का गान लिए फिरता है। इसके बाद है, कवि शीतल वाणी में क्या लिए फिरता है? तो ध्यान रखना, जो कवि हैं ये कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, कि अपनी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अपनी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। 20वें का आपका ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है, कवि किसका वेश लिए फिरते हैं? अच्छा, अब ये भी आपसे पूछा जा चुका है। तो 21 का आप आराम से बता सकते हैं कि ये दीवानों का वेश लिए फिरते हैं। एकदम मस्ती से आप इसको अगर कविता को पढ़ लिए होते ना पहले, लगाने से पहले, मजा आ जाता। जग भव सागर से तरने को क्या बनाता है? जग भव सागर से तरने को क्या बनाता है? पनडुब्बी, मन, नाव या सभी? तो देखिए ये जग भव सागर से तरने को क्या बनाएंगे? नाव बनाते हैं। यहाँ पर 22 का आपका क्या हो जाएगा? 22 का जो है सी नंबर हो जाएगा, नाव बनाया करते हैं। कवि उर मतलब होता है हृदय। कवि उर में क्या लिए फिरता है? तो कवि उर में उद्गार लिए फिरता है, यानी जो भले विचार हैं उनको लिए फिरता है। तो हम कह सकते हैं, ऐसे उनकी कविता थी कि उर में उद्गार लिए फिरता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 24, कवि सांसों के कितने तार लिए फिरता है? इन्होंने बताया है कि सांसों के कितने तार लिए घूम रहे हैं ये। तो कवि ने बताया है कि ये सांसों के 2 तार लिए फिरते हैं। ठीक है, कवि किसका ध्यान नहीं रखता? जग का, भांग का, ईश्वर का या सभी का? तो यहाँ पर कवि जग का ध्यान नहीं करता है। किसका? जग का ध्यान नहीं करता है। क्लियर? चलिए अब 25वें आंसर को आपने कर लिया है और अगला अब हमारा है 20 साल बाद। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा है? 20 साल बाद। तो अब हमारा अगला टॉपिक है 20 साल बाद। 20 साल बाद जो है वो सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा लिखा गया है। जन्म 9 नवंबर 1936 को इनका हुआ था। अगर इनके निधन की बात करें तो 10 फरवरी 1975 को इनका निधन हुआ था। जन्म स्थान है इनका वाराणसी के पास एक खेवली गांव है। वाराणसी के पास एक खेवली गांव है, इनका ये जन्म स्थान बताया गया है। पिता जो हैं वो शिवनायक पांडे हैं। और काव्य संग्रह की बात करें तो संसद से सड़क तक, ठीक है, संसद से सड़क तक 20 साल लग गए इनको जाने में। कल सुनना मुझे, ठीक है, आज तो क्योंकि ये धूल में गिर गए हैं तो ये बोल रहे हैं कल सुनना मुझे। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है।
38 वर्ष की अल्पायु में ही ब्रेन ट्यूमर से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे प्रश्नों पर, और थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि वास्तविकता में 20 साल बाद की ये जो बात कर रहे हैं ये क्या है। तो 20 साल बाद की जो ये कवि ने बात कही है, ये वास्तविकता में स्वतंत्रता के 20 साल बाद की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के 20 साल बाद की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस अब आपको एक दिमाग में छवि बिठानी है कि स्वतंत्रता के 20 साल बाद की क्या स्थिति है, ये देखना है। ठीक है, 20 साल बाद कवि के चेहरे पर क्या लौट आई थी, 20 साल बाद कवि के चेहरे पर क्या लौट आई थी, झुर्रियाँ, मुस्कान, बौथ या फिर आंखें। बौथ मतलब दोनों का मतलब होता है यहाँ पर। तो भाई 20 साल बाद कवि के चेहरे पर आंखें लौट आई थी। ठीक है, पहले आंखें नहीं थी, ऐसा मतलब कहा गया है कि 20 साल बाद मतलब इनकी आंखें खुल गई थी। आंख खुलने से मतलब है। चलिए अगला है दूसरा, सैलाब कैसा था। पहले का आंसर डी हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी। सैलाब कैसा था, हरे रंग का ठोस, पीले रंग का द्रव, बौथ या फिर नन। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो सैलाब था, हरे रंग का ठोस। ठीक है, इसके बाद है कवि ने अपनी आंखों से पहली बार क्या देखा, घर, सैलाब, आदमी या जंगल। तो कवि ने जो है वो पहली बार जंगल को देखा। किसको देखा, जंगल को देखा। इसके बाद है चौथा, सैलाब में क्या डूब गए थे, पेड़, घर, जनता या फिर सभी। तो यहाँ पर जो है सैलाब में पेड़ डूब गए थे, ऐसा कवि ने बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और पांचवा क्वेश्चन है, कवि ने किस रंग की आंख की बात कही है। कवि ने किस रंग की आंख की बात कही है, तो हरी रंग की आंख की बात इन्होंने कही है। भावनाओं में बहकर काली मत लगा देना। ठीक है, काली कजरारी मत लगाना। इसके बाद है 20 साल बाद कवि ने अपने आप से क्या सवाल किया। 20 साल बाद कवि ने अपने आप से क्या सवाल किया, आदमी कैसे बनते हैं, जानवर बनने के लिए कितने शब्द की जरूरत है, आदमी बनने के लिए कितने शब्द की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो कवि ने अपने आप से सवाल किया था वो ये था कि जानवर बनने के लिए कितने शब्द की आवश्यकता होती है, कितने टाइम में हम जानवर बन सकते हैं। ठीक है, सातवां है, दोपहर होने पर हर तरफ क्या लटक रहे थे, जंजीरें, ताले, भूत या फिर कुछ नहीं। तो दोपहर होने पर हर तरफ क्या लटक रहे थे, तो भाई हर तरफ क्या लटकेंगे दोपहर होने पर, तो यहाँ पर लटक रहे थे क्या, ताले। क्या लटक रहे थे, ताले। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, कवि ने दीवारों पर क्या चिपके देखा, पोस्टर, गोबर के कंडे, गोली के छर्रे या फिर सभी। तो इन्होंने चिपके देखे थे गोली के छर्रे, यानी यहाँ पर सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सड़कों पर क्या बिखरा देखा, जूते, सोना, तलवारें या फिर नन। तो भाई देखो, अगर सोना बिखरा हुआ देखा होता ना तो ये कविता नहीं लिखते। ठीक है, तो वहां बिखरे थे कैसे, जूते। क्या बिखरे थे, जूते बिखरे हुए देखे थे। 10वां है, कवि ने आज़ादी का वर्णन करते हुए अपने आप से क्या प्रश्न पूछा, क्या आज़ादी 3 थके हुए रंगों का नाम है, जैसे एक पहिया ढोता है, सड़कर बिखरे जूते हैं, क्या यही आज़ादी है। इसके बाद है बौद्ध या फिर नन। ठीक है, सड़क पर बिखरे जूते हैं, क्या यही आज़ादी है। सड़कर नहीं है, सड़क पर है। तो यहाँ पर जो है वो वास्तविकता में कवि ने जो अपने आप से पूछा था। तो यहाँ पर जो हम एक बार पढ़ लेते हैं, कवि ने आज़ादी के वर्णन करते हुए अपने आप से क्या पूछा था। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या आज़ादी 3 थके हुए रंगों का नाम है, जिसे एक पहिया ढोता है। तिरंगे के बारे में ये इन्होंने कहा है। ठीक है, कवि कैसी गलियों से गुजर रहा है, सुनसान, गमगीन, सीधी या मोड़ वाली। तो जो कवि है वो गुजर रहा है कैसी गलियों से, सुनसान गलियों से। ठीक है, कैसी, सुनसान गलियों से। कवि सुनसान गलियों से किसकी तरह गुजर रहा है, सिपाही की तरह, सैनिक की तरह, चोर की तरह। तो इन्होंने बताया है कि कवि जो है, जो ये स्वयं है, ये चोरों की तरह उन गलियों से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नोट है आपके लिए कि 20 साल बाद कविता में आज़ादी के बाद भी अपेक्षित सुधार ना होने के बाद बात कही गई है। ठीक है, तो किसको उजागर किया गया है कि 20 साल बाद कविता के बाद भी अपेक्षित सुधार ना होने की बात को उजागर किया है। मतलब जैसे कवि चाहते थे वैसा यहाँ पर सुधार नहीं हुआ है। 13वां क्वेश्चन है, 20 साल बाद
से कवि का क्या तात्पर्य है? जवानी के 20 साल बाद, शादी के 20 साल बाद या आज़ादी के 20 साल बाद? तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि आज़ादी के 20 साल बाद। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कविता की पंक्ति को पूर्ण कीजिए। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर भैंस ने गोबर कर दिया हो या गाय ने गोबर कर दिया हो। तो यहाँ पर आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन आपको मिल गया है। तो 14 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, जैसे गाय ने गोबर कर दिया हो। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15वां, 20 साल बाद कविता में कवि ने किसकी ओर इशारा किया है? आज़ादी के 20 वर्ष बाद भारत की दुरावस्था, आज़ादी के बाद अपने घर की दुरावस्था, आज़ादी के 20 साल बाद भारत की सुव्यवस्था, या फिर डी नन। तो देखिए, वास्तविकता में इन्होंने आज़ादी के 20 वर्ष बाद भारत की जो दुरावस्था है, यानी दुरावस्था मतलब बुरी व्यवस्था है, उसके बारे में बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक सूचना देना चाहूँगा कि इकाई 12 से लेकर इकाई 20 तक की PDF मात्र 99 रुपये में मिल रही है। तो आप आराम से ले सकते हैं। जो ये PDF आप देख रहे हैं, इसी तरीके की PDF रहेगी। मान लो यही PDF है, कैसी है? यही PDF है, 68 पेज है इसमें। ठीक है, 12 आपको मिलेगी, वो आपकी आधी डिस्क्रिप्टेड होगी और आधी आपकी वैकल्पिक होगी। इकाई 13 जो है वो पूर्णतः डिस्क्रिप्टेड है। ये तीनों की तीनों आपको 99 रुपये मिल रही हैं। तो देर ना करें, समय आपके पास कम है, जितना पढ़ सको उतना पढ़ डालो। ठीक है, आप देख रहे हैं जो हमारा कंटेंट है वो एकदम सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है हमारा भूल गलती। कौन सा चैप्टर है? भूल गलती। तो भूल गलती जो है वो लिखा किसने है? मुक्ति बोध ने लिखा है। किसने लिखा है? मुक्ति। अब ध्यान रखना, ये भूल गलतियां किससे होती हैं? जो जिसको ज़्यादा मुक्ति मिली हो ना घर से, उनसे ज़्यादा भूल गलतियां होती हैं। ठीक है, जिन पर मतलब घर का कोई प्रेशर नहीं होता है, वो सबसे ज़्यादा भूल गलती करते हैं। तो मुक्ति बोध का जो नाम है वो है गजानन माधव मुक्ति बोध। पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्ति बोध। जन्म जो हुआ था वो 13 नवंबर 1917 को हुआ था। प्रगतिशील कविता एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रगतिशील कविता और नई कविता के मध्य सेतु इनको कहा जाता है। ठीक है, प्रगतिशील कविता और नई कविता के मध्य सेतु कौन है? तो मुक्ति बोध जी हैं। कृतियां जो हैं आपकी वो है काठ का सपना, चांद का मुँह टेढ़ा। अब गजानन का मुँह टेढ़ा तो होता ही है, गज मतलब होता है हाथी, तो भाई चांद का मुँह टेढ़ा भी हो जाएगा। भूरी भूरी खाकधूल, इसके बाद कामायनी, इसके बाद कामायनी एक पुनर्विचार, ये पूरी रचना है। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पत्नी का नाम था इनका शांता मुक्ति बोध और पिता जो थे उनका नाम था गोपाल राव। ठीक है, थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप स्वतंत्रोत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, अब ये देखिए मुक्ति बोध के नाम में ही लिखा है मुक्ति बोध, तो मुक्ति बोध किसके होंगे? स्वतंत्रोत्तर के होंगे। 1940 में सुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन में आपने शिक्षक के रूप में कार्य किया। आपका निधन 11 सितंबर 1964 को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हुआ था। इनको माना जाता है कि ये बहुत लापरवाह हुआ करते थे अपने जीवन के प्रति। जो मुक्ति बोध थे, भाई मुक्ति मतलब लापरवाह लोग, सीधी बात है। जिसको भाई मुक्ति ज़्यादा मिलेगी वो भूल गलती करेगा, साथ में लापरवाह भी रहेगा। ठीक है, तो इनकी अस्पताल में तड़प को देखकर मोहम्मद अली ताज ने एक पंक्ति लिखी थी, उम्र भर जीने का ना अंदाज आया। अब देखना, वही कह रहे हैं कि उम्र भर जीने का ना अंदाज आया, यानी आपको उम्र भर जीने का तरीका नहीं मालूम चला, आप इतने लापरवाह थे। तो फिर इसके बाद में बोल रहे हैं, जिंदगी छोड़ दे पीछा मेरा, जिंदगी छोड़ दे पीछा मेरा, मैं बाज आया। ठीक है, उम्र भर जीने का ना अंदाज आया, जिंदगी छोड़ दे पीछा मेरा, मैं बाज आया। ठीक है, चलिए आगे इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, भूल गलती कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? काठ का सपना, चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाकधूल, ये आपको बताना है। तो जो भूल गलती है वो आपकी जो ली गई है वो चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन है, भूल गलती में किसे कैदी बनाया है? मैं को, ईमान को, भूल गलती को या आम दरबारी को? तो किसको कैदी बनाया है? तो ईमान को कैदी बनाया है कवि ने भूल गलती कविता में। ठीक है, अगला है, भूल गलती कविता में विश्व विजेता कौन है?
तो जो भूल गलती कविता है उसमें विश्व विजेता ये स्वयं भूल गलती ही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कविता में किसे खामोश होना बताया गया है? भूल गलती को, ईमान को, सिपह सालार को, सेनापति को या कोई को? तो जो सिपह सालार थे इनको खामोश होना बताया गया है, तो सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, दरबार से कौन निकल भागा? तो दरबार से कोई निकल भागा। ठीक है, अब कोई वहां पर भाई उनका वर्णन नहीं किया गया है, इस वजह से बार बार ये प्रश्न आ रहा है, कोई, मैं, ठीक है, ईमान, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाजार से दरबार से कौन निकल भागा? तो कोई निकल भागा। अगला है छठवा, भूल गलती काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? तो भूल गलती जो काव्य का प्रकाशन है ये आपका हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भूल गलती में कौन हार का बदला चुकाने आएगा? स्वयं ईमान, कोई विद्रोही, सारे दरबारी या फिर भूल गलती? कौन भाई हार का बदला चुकाने आएगा? तो सातवें का जो आंसर है वो हो जाएगा कोई विद्रोही है वो हार का बदला चुकाने आएगा। अगला है, मुक्ति बोध की किस पुस्तक को सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था? ये आपके लिए थोड़ा सा इनके बारे में क्वेश्चन है। तो आठवां जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, भारत इतिहास और संस्कृति नाम से इन्होंने एक इतिहास लिखा था, तो इसको भारत ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे प्रश्नों पर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, भूल गलती क्या पहनकर बैठी थी? काला कोट, वकील का लिबास, जिरह बख्तर? तो यहाँ पर जिरह बख्तर प्रयोग हुआ है। क्या नाम प्रयोग हुआ है? जिरह बख्तर प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो क्या पहन के बैठी थी? तो 9 का सी आंसर हो जाएगा जिरह बख्तर। ठीक है, अभी जिरह बख्तर का अर्थ भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन हमने रखा हुआ है। भूल गलती कहाँ बैठी है? काठ के तख्त पर, मखमले तख्त पर या दिल के तख्त पर? तो भूल गलती जो है वो बैठी है दिल के तख्त पर। ठीक है, कहाँ बैठी है? दिल के तख्त पर। इसके बाद हमने जैसा कहा था आपसे कि जिरह बख्तर का अर्थ क्या है, तो जिरह बख्तर का जो अर्थ है वो आपका क्या हो जाएगा? जिरह बख्तर का अर्थ हो जाएगा आपका वर्षा से बचाने वाला कोट, जंजीरों से बना जो कवच या लोह कवच। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 12वां, भूल गलती में प्रयुक्त तख्त शब्द का अर्थ क्या है? तो तख्त शब्द का अर्थ होता है बेटा, तख्त शब्द का अर्थ होता है राज सिंहासन। क्या होता है? राज सिंहासन। इसके बाद एक शब्द और आया है, आलिमो फाजिल का अर्थ क्या है? आलिमो फाजिल का अर्थ क्या है? तो आलिमो फाजिल का जो अर्थ है वो होता है बेटा विद्वान। ठीक है, क्या होता है? विद्वान होता है। आगे बढ़ेंगे और अगला है, मनसबदार का अर्थ क्या है? ये शब्द पूरे के पूरे छांटे हैं। तो मनसबदार का जो अर्थ है वो होगा आपका जो ऊंचे पद पर आसीन हो। मनसबदार का क्या होगा? जो ऊंचे पद पर आसीन हो। ठीक है, इसके बाद है 15वां, भूल गलती में कौन खामोश है? मनसबदार, आलिमो फाजिल, इब्ने सिन्ना और सिपह सालार या सभी? तो यहाँ पर सबके सब हैं। मनसबदार भी हैं, मनसबदार भी हैं यानी कि जो ऊंचे पद पर बैठे हैं वो भी खामोश हैं। आलिमो फाजिल भी, आलिमो फाजिल भी यानी कि जो विद्वान हैं वो भी क्या है? खामोश हैं, सभी खामोश हैं। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी क्या होता है? समाप्त होता है। और हम अब बढ़ चुके हैं अगले टॉपिक की ओर, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। तो कैमरे में बंद जो अपाहिज है वो वास्तविकता में सहायता के योग्य है। इस वजह से हम सीख लेंगे कि कैमरे में बंद अपाहिज जो रचना है वो किसकी है? रघुवीर सहाय की है। ये अगर इनके जन्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका 9 दिसंबर 1929 का जन्म हुआ था। निधन की बात करें तो नई दिल्ली में आपका निधन हुआ था जो कि 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। शिक्षा जो है वो एमए की थी अंग्रेजी से, लखनऊ में की थी। कृतियाँ जो हैं वो दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, कोई सहायता नहीं कर रहा है, सीढ़ियों पर धूप में बैठे हैं लेकिन कोई सहायता नहीं कर रहा है। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या करने की भी कोशिश की लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कोई सहायता करने नहीं आ रहा है। लोग भूल गए, भाई इन्होंने सबकी सहायता की लेकिन इनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है, इसलिए लोग भूल गए। और लोग भूल गए इस कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। एक समय था
एक समय था जब ये सबकी सहायता करते थे, एक समय था जब ये सबकी सहायता करते थे। रास्ता इधर से है, घंटों ये रोड पे खड़े खड़े बताते रहते थे कि कोई भूल ना जाए, रास्ता इधर से है। दिल्ली मेरा परदेश, रघुवीर सहाय रचनावली, लिखने का कारण और जो आदमी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, सॉरी ये आपकी क्या है, कृतियां हैं। हम पढ़ेंगे अब कैमरे में बंद अपाहिज के क्वेश्चन। और कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किस की कविता है? दया की, परोपकार की, वात्सल्य की या क्रूरता की? तो भाई ध्यान रखना, करुणा के मुखौटे में छुपी ये वास्तविकता में क्रूरता की जो है वो कविता है। अब ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भाई जो मीडिया वाले होते हैं, ये दूरदर्शन वालों पर व्यंग किया गया है। ठीक है, किस पे? दूरदर्शन वालों पर व्यंग किया गया है कि ये इतने क्रूर होते हैं कि भाई करुणा के, इनको लग रहा, ये मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितने दुखी हैं, है ना, कि कोई अपाहिज है, लेकिन वास्तविकता में ये क्रूरता दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है अब मुस्कुराएंगे हम। इस पंक्ति में हम कौन हैं? दूरदर्शन वाले, अपाहिज, दर्शक, कवि। तो यहाँ पर अब मुस्कुराएं हम, सॉरी अब मुस्कुराएंगे हम, तो यहाँ जो है वो दूरदर्शन वाले कह रहे हैं कि अब मुस्कुराएंगे हम। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी, समाचार और खेल, दर्शक और अपाहिज रोते, नए और पुराने कार्यक्रम। तो ये दिखाना चाहते हैं कि जो दर्शक हैं और जो अपाहिज हैं वो एक साथ रोएं, ये दिखाना चाहते हैं भैया। तो यहाँ पर सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथा जो है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? कैमरामैन को, अपाहिज को, दर्शकों को और दूरदर्शन वालों को। तो यहाँ चौथे का हो जाएगा, दूरदर्शन वालों को समर्थ और शक्तिवान कहा जाता है। अगला है, दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? दुर्बल को, सबल को, अपंग को और बीमार को। तो भाई अपाहिज को हम क्या बोलेंगे? अपंग बोलेंगे। तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? उलझन, कसमसाहट, पीड़ा, मुस्कान। तो कवि ने यहाँ पर कसमसाहट शब्द का प्रयोग किया है। तो बी नंबर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला है सातवां, कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? नायक और नायिका को, भाई और बहन को, अपाहिज या दर्शक को और सखा या सखी को। तो वो जो कैमरा वाला है वो वास्तविकता में अपाहिज और दर्शक दोनों को रुलाना चाहता है। ठीक है, चलिए, हद हो गई कमीनेपन की भैया। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय, रघुवीर सिंह, रघुवीर प्रसाद, प्रसाद की जगह प्रकाश। तो यहाँ पर रघुवीर सहाय हैं। अगला है, हम किसी पर बोलेंगे, हम किसी पर बोलेंगे, मंच पर बोलेंगे, दूरदर्शन पर बोलेंगे, रेडियो पर या घर पर? तो हम किसी पर बोलेंगे मतलब दूरदर्शन पर बोलेंगे। यहाँ बी आपका सही हो जाएगा। हम क्या हैं? सख्त हैं, दुर्बल हैं, समर्थ हैं या निर्जीव हैं? तो हम क्या हैं? तो 10वें का यहाँ पर सी हो जाएगा। हम क्या हैं? समर्थ हैं। ठीक है, 11वां है, हम किसे लाएंगे? शक्तिमान को, शासनाध्यक्ष को, सेनापति को या फिर दुर्बल को? तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो दुर्बल को लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपाहिज जो है वो दुर्बल है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। 12वां है, दुर्बल को हम कहाँ ले जाएंगे? मंच पर, बंद कमरे में, घर पर या मेले में? तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दुर्बल को कहाँ ले जाएंगे? तो ये बंद कमरे में ले जाने की बात कर रहे हैं। अगला जो है, हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? हम आसक्त और अज्ञानी हैं, हम बेकार और बेकरार हैं, हम समर्थ और शक्तिवान हैं, हम अपंग और लाचार हैं। तो ये बोलेंगे कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं, हम समर्थ और शक्तिवान हैं, लेकिन ये जो बेचारे अपंग होते हैं ये अपने जीवन में क्या करेंगे? इस तरीके से ये दर्शक और अपाहिज को रुलाना चाहते हैं। ठीक है, तो 13 का यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। और हम चलते हैं 14 पर। अपाहिज से दूरदर्शन संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अर्थपूर्ण, तर्कसंगत, भावपूर्ण या अर्थहीन? तो कौन से प्रश्न पूछता है? अर्थहीन पूछते हैं या अर्थपूर्ण पूछते हैं? तो यहाँ जो 14 का आंसर है वो डी हो जाएगा,
अर्थहीन होते, हर अर्थहीन पूछते हैं। ठीक है, कौन सा आंसर हो गया? डी नंबर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपाहिज क्या नहीं बता पाया? अपना सुख, अपना दुख, अपना सामर्थ्य या फिर अपनी शक्ति। तो जो अपाहिज है वो अपना सुख नहीं बता पाया, 15 का यहाँ पर ए हो जाएगा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करेंगे? रुला देंगे। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला जो प्रश्न है वो है कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे? फूली आंखें। ये दिखाना चाहते हैं कि रोते रोते समय जो हमारी फूली आंखें हो जाती हैं ना, आंखें फूल जाती हैं, उनको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कमरे पर किसकी कीमत है? दर्शक की, अपाहिज की, प्रस्तुतकर्ता की या वक्त की? तो इन्होंने कहा है अब ये कुछ नहीं हो रहा है, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, तो भाई अब इनको ले जाया जाए। तो यहाँ 18 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, जब अपाहिज नहीं रोया तो ये लोग क्या बोले कि भाई वक्त की कीमत होती है पर्दे पर, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, ले जाया जाए इसको। कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा, खेदपूर्ण धन्यवाद करेगा, रोते हुए धन्यवाद करेगा। तो भाई मुस्कुराकर धन्यवाद करते हैं ये लोग। भाई किसी का कत्ल भी हो जाए ना तब भी ये मुस्कुराकर धन्यवाद करेंगे। ठीक है, आप सुन रहे हैं ये वाला चैनल और ये इनसे सुन रहे हैं, ऐसा कुछ करके धन्यवाद करते हुए निकल जाते हैं। तो 19 का जो है वो ए नंबर आपका सही है। अगला है 20वां। प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? शांति, धैर्य, हिम्मत और दया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 20वां है वो हो जाएगा आपका धैर्य। भाई शांति तो वहाँ रखने के लिए नहीं कहेगा ना, क्योंकि वो तो सब कुछ दूरदर्शन पर चल रहा है, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे? धैर्य रखने के लिए। ठीक है, चलिए 21वां है। पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? तो वही वक्त की कीमत बताई गई है। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है, वक्त की कीमत बताई गई है। इसके बाद अगला आपका जो प्रश्न है वो है प्रस्तुतकर्ता वश करो, नहीं हुआ, रहने दो क्यों कहता है? अपाहिज और दर्शक नहीं रोए, तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि अपाहिज और दर्शक नहीं रोए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। ठीक है, 23वां जो है कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? तो ये भैया है दूरदर्शन वालों पर। किस पर व्यंग्य है? दूरदर्शन वालों पर व्यंग्य है ये। इसके बाद हम बढ़ेंगे और अगला जो हमारा है वो है दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे थे? कैमरामैन की, दर्शकों की, प्रस्तुतकर्ता की या अपाहिज की? तो यहाँ पर दर्शकों की आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर जो खिलवाड़ हो रहा था वो अपाहिज के साथ हो रहा था। डी नंबर हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला है 25वां। दूरदर्शन पर किससे युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? धार्मिक से, वैज्ञानिक से, मनोवैज्ञानिक से या सामाजिक से? तो यहाँ पर हम 25 की बात कर रहे हैं और 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सामाजिक कार्यक्रम दिखाया जा रहा था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा उषा और ये लास्ट सेकंड टॉपिक है आपका, और हम लोग अब पहुंच चुके हैं अपने ख़त्म करने की ओर। 2 टॉपिक और आपके बचे हुए हैं, एक बचा है उषा और अगला है बादल को घिरते देखा है, जो बड़ा मस्त टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ेंगे उषा। शमशेर बहादुर सिंह इसके रचनाकार हैं। जन्म है 13 जनवरी 1911 देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। निधन हुआ था 12 मई 1993 अहमदाबाद, गुजरात में है। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह। पत्नी इनकी धर्मवती थी, गुरु इनके निराला जी थे। कृतियाँ जो हैं वो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ। शमशेर बहादुर जो हैं ये चूकते नहीं है कभी, तो चुका भी नहीं हूँ। इतने पास अपने उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, प्लॉट का मोर्चा कहानी संग्रह है इनका। प्लॉट का मोर्चा क्या है? कहानी संग्रह है। इसके बाद है दो आब, आलोचनात्मक कृति है इनकी। दो आब जो है वो आलोचनात्मक कृति है इनकी। ठीक है, और इनके बारे में जानेंगे। नई कविता का प्रारंभ अज्ञेय के दूसरा सप्तक से माना जाता है। 1917 में चुका भी हूँ नहीं, इस कविता के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, चलिए उषा दिन का कौन सा समय होता है? अब थोड़ा सा हम पहले, अगर आप चाहें तो उषा कविता को हम पढ़ लेंगे। हमने यहाँ पर उषा कविता ली हुई है तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।
प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह, कौन सी गोर झिलमिल देह यानी गोरी झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, इतना ही है, ये छोटी सी कविता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर समाहित किया था। ठीक है, चलिए अगला है, उषा दिन का कौन सा समय होता है। उषा दिन का कौन सा समय होता है, प्रभात का, मध्याह्न का, संध्या का या रात्रि का। तो उषा जो है ए नंबर हो जाएगा, प्रभात का जो समय होता है वो उषा का समय होता है। ठीक है, इसके बाद है, प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है, केसर के, सिंदूर के, झील के या शंख के। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शंख के समान बताया गया है, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कवि ने राख से लीपा हुआ गीला चौका किसे कहा है, भोर के तारे को, भोर के नभ को, भोर की वायु को या भोर की किरण को। तो यहाँ भोर के नभ को जो है वो कवि ने गीला हुआ चौका कहा है। आगे है, उषा का जादू किसके उदय होने पर टूटता है। तो सबसे लास्ट वाली पंक्ति में, अब उषा का जादू टूटता है सूर्योदय हो रहा है। पांचवा है, बहुत काली सिल किस लाल से धुली हुई लगती है, किस लाल रंग से धुली हुई लगती है। तो यहाँ पांचवे का आपका हो जाएगा केसर से, किससे, केसर से धुली हुई लगती है। छठवा है, उषा कविता में किस रंग की खड़िया चौक मलने की बात कही गई है। तो यहाँ छठवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लाल चौक की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद है, उषा कविता में राख से लीपा हुआ क्या है, फर्श है, चौका है, दीवार है, काली सिल है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, चौका है। ठीक है, उषा कविता में बहुत काली मिल है, बहुत काली सिल की, जिसमें किससे धुलने की बात कही गई है, खड़िया से, पानी से, लाल केसर से या फिर वर्षा से। तो यहाँ पर आठवें का जो आंसर है वो आपका लाल केसर से धुलने की बात की गई है। नौवा है, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है। तो सूर्योदय से पहले उषा का जादू होता है। ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देह नीले जल में कैसी बताई गई है। तो देह नीले जल में गोरी झिलमिल करती हुई बताई गई है। यहाँ पर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और इसी के साथ अब हम बढ़ रहे हैं लास्ट वाले टॉपिक पर, जो है इकाई 20 का अंतिम टॉपिक, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, किसको, बादल को घिरते देखा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को पढ़ें और 10 मिनट हमें लग जाएंगे। और तो हम इसमें समाहित किया है हमने, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, ये सबसे पहले बता दें किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये नागार्जुन बाबा के द्वारा लिखा गया है। और यदि आप इसको अच्छे से सुनना चाहते हैं तो कुमार विश्वास के द्वारा इसको बढ़िया से गाया भी गया है, यूट्यूब से सुन सकते हैं। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल।
तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंती का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, वालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णिम शिखर था। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहे कर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर, प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये अब यहाँ पर मैंने समायोजित कर दी है और इसको आप लोग पढ़ लेना, है ना। बहुत थोड़ी सी लंबी कविता है, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। तो हम लोग चलते हैं इसके MCQs पर। आशा करते हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और न्यूज़ भी आपको दे देते हैं कि ये जो 12 से 20 तक की जो PDF है वो 99 में आपको उपलब्ध हो रही है। तो टाइम ना करें, पढ़ लीजिए, समय है, ठीक है। 99 के चक्कर में आप लोग पढ़ना बंद कर देते हो, पढ़ते ही नहीं हो कि भाई पैसे ना लगें। तो भैया यार, आपके घर में आपके यदि कोई व्यक्ति सिगरेट या तंबाकू खाता होगा ना, तो 2 दिन के लिए उसको 99 रुपये होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 99 हम ले रहे हैं यार, मेहनत भी हमने की है, रातों जागे हैं और आपको ऐसे हम गर्मी में पढ़ा भी रहे हैं। पंखा एकदम से बंद है, 2.5 घंटे मतलब 1.5-2 घंटे से आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम तर हो गए हैं हम पसीने से, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। बादल को घिरते देखा है, ये जो कविता है ये नागार्जुन की है। ये 1938 में लिखी गई थी और जन्म है 30 जून 1911 और आपका निधन हुआ था 5 नवंबर 1998 को। मूल नाम है आपका बैद्यनाथ मिश्र और आपको उपनाम या उपाधि भी प्राप्त हैं, यात्री की और नागार्जुन की। तो ये उपाधि नहीं है, उपनाम ही है इनके। जन्म स्थान है ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार। कृतियां हैं आपकी युगधारा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पत्रहीन नग्न गाछ और प्यासी पथराई आंखें, इस गुब्बारे की छाया में, ये आपकी कृतियां हैं। इसके बाद है मैथिली भाषा में यात्री नाम से आप लेखन कार्य करते थे और नीचे जो है ये मैथिली भाषा में लिखा है। हजार हजार बाहों वाली, सतरंगे पंखों वाली, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भूमि जा 3 बंदर बापू के, अपने खेत में भूल जाओ पुराने सपने, अपने खेत में भूल जाओ पुराने सपने, ये यात्री कह रहे हैं। रत्न गर्भ और पुरानी जूतियों का कोरस, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद है विश्वबंध वैज्ञानिक पत्रिका के आप संपादक रहे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, विश्वबंध नहीं होगा, विश्वबंधु हो सकता है शायद, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना, मिसप्रिंट हो सकता है। सबसे पहला यहाँ पर अमल धवल गिरि के शिखरों पर कवि ने क्या देखा है। तो अमल धवल गिरि के शिखरों पर कवि बादलों को देखता है। किसको देखता है? बादलों को, ठीक है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है दूसरा, तुहिन कण कहाँ गिरते दिखे, मान सरोवर के कमलों पर, सरोवर में, मान सरोवर की मछलियों पर या फिर सभी में। तो जो तुहिन कण हैं वो कहाँ गिरते दिखे हैं? तो जो तुहिन कण हैं वो आपको दिख रहे हैं मान सरोवर के कमलों पर। तुहिन, अब तुहिन का अर्थ क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। तुहिन कण मतलब होता है वर्षा की बूंद, ओस की बूंद या बादल की बूंद। तो ओस की बूंद को हम तुहिन कण कहते हैं, ठीक है। अगला है झीलें कहाँ हैं? तो झीलें तुंग हिमालय पर हैं, मनुष्य के कंधों पर हैं, पहाड़ पर हैं या फिर सभी पर। तो
तुंग हिमालय पर हैं झीलें, कहाँ पर हैं? तुंग हिमालय पर झीलें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जो हो जाएगा चौथे का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, कहाँ पर? तुंग हिमालय पर। सलिल का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सलिल का अर्थ आपको बताना है, और सलिल का अर्थ होता है जल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। समतल देशों से क्या आ रहे हैं? ठीक है, तो समतल देशों से हंस आते हैं। कैसे आते हैं? हंस आते हैं। अगला है, हंस किससे आकुल थे? पावस की ऊमस से। तो यही वाला सही है। किससे? पावस की ऊमस से हंस जो हैं वो आकुल थे। ठीक है, इसके बारे में कवि लिखते भी हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? अब पिछले उस पे जाना पड़ेगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, किस ऋतु का सुप्रभात था? किस ऋतु का सुप्रभात था? तो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, वसंत ऋतु का सुप्रभात था। ठीक है, वालारोण का अर्थ क्या है? वालारोण का अर्थ क्या है? 9वें का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, सूर्य की लालिमा भरी किरणों को हम वालारोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वालारोण। मंद मंद क्या बह रहा था? तो हवा, पानी, बहुत। तो मंद मंद हवा बह रही थी। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 9वां है, अलग अलग रहकर किसको रात बितानी होती है? तो ये चकवा चकवी को रात बितानी होती है अलग अलग रहकर। डी आपका सही हो जाएगा। निशा काल से चिर अभिशापित कौन है? तो निशा काल से जो चिर अभिशापित हैं वो चकवा चकवी हैं। कौन है? चकवा चकवी हैं। कवि ने घाटी कैसी बताई है? तो दुर्गम बर्फानी घाटी में बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसने नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता कहा है? ये आपको फैक्टेबल क्वेश्चन है। कैसा? फैक्ट वाला क्वेश्चन है और आपको सीखना पड़ेगा। ये बच्चन सिंह ने कहा था नुक्कड़ वाली कविता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 13वां क्वेश्चन है, उमस कैसा शब्द है? तो उमस बेटा देशज शब्द होता है। कैसा? देशज शब्द होता है। 14वां है, शिखर कैसे प्रतीत हो रहे थे? चांदी जैसे, पीतल जैसे, स्वर्णिम या फिर सभी। तो जो शिखर कैसे प्रतीत हो रहे थे? तो यहाँ पर स्वर्णिम प्रतीत हो रहे थे। कैसे? स्वर्णिम प्रतीत हो रहे थे। अगला है, मानसरोवर की झील किनारे कैसी चादर बिछी हुई थी? मानसरोवर की झील किनारे तो शैवाल से बनी चादर बिछी हुई थी। कविता को आप पढ़ लेंगे, बन जाएगा। 16 का आंसर है, पुनर्मिलन से कौन प्रसन्न है? कवि कवियत्री। तो भाई चकवा चकवी जो है वो पुनर्मिलन से प्रसन्न है। अगला है 17वां, कस्तूरी मृग की नाभि से क्या निकलता है? तो कस्तूरी जो मृग होता है उसकी नाभि से सुगंध निकलती है। ठीक है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, सहस्त्र का अर्थ क्या है? तो सहस्त्र का अर्थ बेटा हजार होता है। ठीक है, क्या होता है? हजार। बी नंबर सही है। यह बादल किसके मेघदूत हैं? तो कालिदास के मेघदूत हैं। तो 19 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, प्रस्तुत कविता किसकी काव्य परंपरा की सारथी है? प्रस्तुत कविता किसकी काव्य परंपरा की सारथी है? तो यहाँ पर 20 का आपका हो जाएगा सी नंबर, कालिदास की भी और निराला जी की भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 21वां, भीषण सर्दी में गगनचुंबी कैलाश पर्वत पर बादलों को गरज गरज कर टकराते हुए किसने देखा है? तो ये जो है नागार्जुन ने देखा है। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आगे ये हमारी कविता है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। और अभी आप लोग जाना नहीं है, अभी उत्तर रामचरितमानस आप लोग पढ़ने वाले हो, और सॉरी उत्तरखंड आप पढ़ने वाले हो रामचरितमानस का। तो वेट करिएगा, 10 मिनट और लगेंगे बस। कल कल करते झरने कहाँ बह रहे हैं? बबूल के बनों में, कुटी में, जंगल में या देवदार के बनों में? तो यहाँ पर देवदार के बनों में जो है वो कल कल करते झरनों को बताया गया है। 22 का डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवि ने किन्नर और किन्नरियों को कल्पना क्यों कैसे की है? ठीक है, क्यों की है और कैसे की है? तो मान्यता है कि वे स्वर्ग में निवास करते हैं, पुण्यात्मा किन्नर बनते हैं, हिमालय की शुभ्रता देखकर। तो यहाँ पर 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा हिमालय की शुभ्रता देखकर। ठीक है, किन्नर किन्नरियों की कल्पना की है। कभी बादलों को किससे भिड़कर गरजते देखा है? कवि ने बादलों को किससे भिड़कर गरजते देखा है? तो यहाँ पर हो जाएगा झंझानील से। किससे? झंझानील से गरजते भिड़कर गरजते हुए देखा है। 25वां है, कस्तूरी मृग अपने आप पर क्यों चिढ़ता है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ,
उसे अपनी नाभि से खुशबू आती है और वह खुशबू को ढूंढता रहता है कि वास्तविकता में ये खुशबू आ कहाँ से रही है। इस वजह से वह अपने आप से चिढ़ता है। और अब आपका है जो मैंने पहले नहीं पढ़ाया था, रामचरितमानस का उत्तरकांड थोड़ा सा पढ़ाया था, ज़्यादा नहीं पढ़ाया था। तो इसमें जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है, तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। कलयुग में असंतों की संगति लाभदायक होती है। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे। तो ध्यान रखना, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि उत्तरकांड में क्या बताया गया है। उत्तरकांड में कलयुग के बारे में बताया गया है। किसके? कली युग के। ठीक है, कली का जो युग है उसके बारे में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आपका ए और डी सही हो जाएगा। अब कलयुग के बारे में क्या होगा, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी है। और इसके बाद कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे। ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अगला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पंक्ति किस रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है, तो उत्तरकांड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यही हम आंसर लगाएंगे। कलयुग वर्णन रामचरितमानस के किस खंड में है, तो उत्तरकांड में है। उत्तरकांड में किसकी कथा का वर्णन है, तो काकभुषुंड जी की कथा का भी वर्णन उत्तरकांड में मिलता है। इसके बाद है कपट व मिथ्या आचरण का वर्णन भी उत्तरकांड में प्राप्त होता है। ये फैक्ट है। वर्णाश्रम धर्म का परित्याग, ठीक है, संन्यास का पतन, आडंबर का बोलबाला, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। लक्ष्मण जी किस नदी में अंतर्ध्यान हो गए थे, तो सरयू नदी में अंतर्ध्यान हुए थे। और श्री राम के साथ कौन कौन बैकुंठ धाम गए थे, तो ये भरत और शत्रुघ्न बैकुंठ धाम गए थे। अगला है गरुण तथा काकभुषुंडी का संवाद उत्तरकांड में है। गरुण जी ने काकभुषुंडी से कितने प्रश्न किए थे, 7 प्रश्न किए थे। रामचरितमानस का हृदय स्थल कौन सा है, तो अयोध्या कांड है। ठीक है, शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना का काव्य कहा है, ये भी आप लोग याद कर लेना। रामचरितमानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन भी किया गया है। और 4 कौन कौन से घाट हैं, पहला है राजघाट, इसके बाद है पनघटा, पंचायती घाट और गौघाट। इनको हम समझ लेंगे। राजघाट वो है जो विशेष जनों के लिए उपलब्ध होता है, इसे ज्ञान घाट कहा गया है। इसका आशय शिव पार्वती संवाद से है। ठीक है, इसके बाद है पनघटा, तो सती नारियों के लिए इस घाट को खोला जाता है और इसका आशय है काकभुषुंडी गरुण संवाद से। अगला है पंचायती घाट, और पंचायती घाट जो है वो जनसाधारण के लिए उपलब्ध है, इसे कर्म घाट भी कहा गया है। इसका आशय याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद से है। इसके बाद अगला जो है वो है चौथा गौघाट, तो ये दीनहीन सबके लिए उपलब्ध है गौघाट, इसे दैन्य घाट या प्रिपत्ति घाट कहा गया है। और इसका आशय तुलसी सकल मानस संवाद से है। और इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ में सूचना भी अपने साथ लेते जाइए कि इकाई 12 से 20 तक की जो PDF है वो आपको प्राप्त हो रही है मात्र 99 रुपये में। आप नीचे लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। पे करने के बाद आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको बदले में क्या देंगे, PDF देंगे। और इसके बाद 99 में यदि 12 से 20 तक की आपने PDF खरीद ली है तो उसके बाद अदरवाइज जो हम अभी PDF आगे पढ़ाएंगे तो वो आपको PDF सबकी सब फ्री मिलेंगी, उसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।